हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपसे बात कर रहा हूँ नेटको फार्मा लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, तो नेटको फार्मा लिमिटेड का हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन आप देखोगे तो लगभग 14% से अधिक की गिरावट दर्ज करते हुए कंपनी का स्टॉक दिखता है। जी हाँ, तो 14% से अधिक का स्टॉक कंपनी का गिरता है। पहली बात, कम उस दिन लोगों का बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैनल से बताया कि 14% से अधिक गिरावट क्यों हुई है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आने के कारण हमें 14% से अधिक की गिरावट दर्ज होने को मिली। जी हाँ, क्वार्टर फोर के रिजल्ट, तो क्या क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के कारण ही 14% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है? और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स खराब क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। दूसरी तरफ हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को क्या बर्बाद कर सकती है। दूसरी तरफ इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि क्या अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और सारी पहलुओं को हम अच्छे से आपके सामने लेकर आने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करना। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड फायदेमंद होने वाला है। एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप जाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नेटको फार्मा लिमिटेड महीने भर के अंदर लगभग देखोगे आप तो 8% से अधिक की गिरावट दर्ज करता है। 6 महीने के अंदर अभी भी इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं 11% से अधिक का एक अच्छा खासा मुनाफा देते हुए कंपनी के स्टॉक दिखता है। ओके, अब बात करते हैं सीधे हम पॉइंट की तरफ। पॉइंट पॉइंट के हम सब चलते हैं, जहां पर चीजों के समय ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे। जहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का क्वार्टर फोर का जो नेट प्रॉफिट है वो केवल 274 करोड़ है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 410 करोड़ था। यानी कि लगभग अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। दूसरी तरफ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो वो लगभग 34.1% तक हमें गिरता हुआ नीचे की तरफ देखा है। ओके, लेकिन अच्छी बात क्या है कि कंपनी के पास लगभग 3,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ एक फायदेमंद डील आती है। पहले मैं आपको इन आंकड़ों को समझाता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। ओके, आर एन डी इंटेंसिटी, कंपनी ने लगभग 8% किसी आसपास कंपनी ने अपने आर एन डी के ऊपर खर्च किया। ओके, अब बड़ी बात क्या निकल कर आती है कि कंपनी के स्टॉक के अंदर शिफ्ट फ्रॉम हाई ग्रोथ रिव लिमिट साइकिल्स टू मूव फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये कंपनी एक कैंसर की आपका इनका एक दवा था जिसका नाम था रिव लिमिट। ये ठीक है, तो रिव लिमिट जो टेबलेट जो था उसका जो कंपनी का जो मेनली सेल था ना नेटको का, वो क्या है मेनली कि कुछ बड़े प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक के अंदर हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आती है। आप समझो, एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपका पूरा का पूरा बिजनेस चलेगा तो फिर क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए किसी कारण से उस प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर थोड़ा भी गिरावट अगर हमें आने को देखने को मिलता है तो ये आपके रेवेन्यू को सीधा हिट कर सकता है। तो रेवेन्यू का रेव लिमिट का जो डिमांड है वो आने वाले आने वाले यूएस मार्केट के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर गिरावट के साथ साथ थोड़ा सा स्थिर जैसा होने लगी, इसकी मांग कम हो गई। इसके बाद इनके रेवेन्यू के अंदर गिरावट आया। साथ ही आपका इनका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस जो था वो आपका जेनेरिक पोमेलिडोमिड और सेमाग्लूटाइड के ऊपर खर्च किया इन्होंने। ओके, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही कंपनी ने 100 कंपनी का 140 करोड़ से अधिक का नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। ओके, डिक्लाइन देखने को क्यों मिला? सबसे पहले बात करें, कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना वो काफी ज्यादा यूएस मार्केट के ऊपर रिलाइड है, मतलब यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। और यूएस मार्केट के अंदर अभी जेनरिक मेडिसिन के प्राइसेस को काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इनके दवाओं को इनको भी अपनी दवाओं के अंदर प्राइसेस को कम करना पड़ा। और जब प्राइसेस जब कम होने स्टार्ट होती है तो फिर क्या होता है, कंपनी के मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ओके, दूसरी तरफ कंपनी के ऊपर एक रेसिप्रोकल टैक्स जो था इंडिया और यूएस का, एक रेसिप्रोकल टैक्स का जो प्रॉब्लम जो था उसको भी सामना करना पड़ा इंडिया इस कंपनी को। दूसरी तरफ कंपनी डोमेस्टिक पार्टनरशिप किसके साथ कर रही है? एरिस लाइफ लाइफ साइंसेस के साथ सेमी सेमाग्लूटाइड दवा बनानी। सेमाग्लूटाइड मेनली कैसी दवा होती है? जो मेनली वेट वगैरह को या ओबेसिटी को कंट्रोल करने की दवा बनाई जाती है। ओके, अब आगे बात करें तो क्या कंपनी को इससे कोई फायदा होगा? तो पहली बात, दो चीजों को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात है, कंपनी के पास 3,000 करोड़ का कैश फंड है। आपके मन में एक सवाल होगा कि इतना खराब रिजल्ट इनका, जब इनके बिजनेस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इनको इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखे कि अभी इससे निकल जाए, एग्जिट ले?
तो देखिए मैं आपको कुछ पहलुओं के बारे में बात कर देता हूँ। पहला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जहां पे कंपनी दो दवाओं के ऊपर R&D पे खर्च करी है, ठीक है। R&D पे कंपनी 8% खर्च करी, जो काफी बढ़िया अमाउंट कंपनी है, जहां पे कंपनी पोमे पोमालिडोमाइड दवा है उसके ऊपर और सेमीग्लूटाइड दवा है उसके ऊपर, जिसमें सेमीग्लूटाइड जो है वो आपका मेनली वेट और ओबेसिटी के लिए कंट्रोल करता है, जहां पे साथ ही जो कंपनी का जो एक और जो दवा है कंपनी का, वो है कंपनी का कैंसर का दवा, क्लियर। ये जो दवा है ना कंपनी का पोमेलिडोमाइड, ये मेनली क्या है, एक कंपनी एक कैंसर की दवा है जिसको कंपनी ने जिन्हें यूएस के अंदर लॉन्च किया है, यानी कि कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है और कंपनी अपने पोर्टफोलियो को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही कंपनी ने R&D पे जब खर्च की, R&D पे जब खर्च किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात क्या निकल जाती है, लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के जब नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो फिर क्या बढ़िया बात निकल के आती है कि कंपनी एक अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म के अंदर कमाती है। ओके। और कंपनी ने इरिस लाइफ साइंस के साथ मिलकर सेमीग्लूटाइड दवा के ऊपर काम करी, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब इस दवा का लॉन्चिंग होगा तो कंपनी जब सेल बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। ओके। और साथ ही कंपनी क्या करी, अपने क्रॉप का जो बिजनेस है, इस बिजनेस को अपने डिमर्ज करने का प्लान कर रही है, जिसके बाद कंपनी का सही वैल्यूएशन इस कंपनी का सही वैल्यूएशन हमें देखने को मिलेगा, जिसके बाद स्टॉक के प्राइसेस भी हम कहीं ना कहीं हमें बोनस के तौर पे एक स्टॉक और मिलेंगे, जो कि इसका आपका क्रॉप का बिजनेस का होगा, यानी कि कंपनी के उसके बाद जो कंप्लीटली कंपनी का जो फार्मा बिजनेस जो है ना, उसको हम इजीली हम लोग आराम से समझ पाएंगे कि कंपनी का फार्मा बिजनेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। अच्छा, बड़ी बात क्या निकल के आती है कि इस कंपनी जब इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, कंपनी अपनी इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है, तो फिर लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के अंदर कोई भी चीज मुझे खराब नजर नहीं आती है। अभी का जो प्रेशर है, एक एक यूएस के अंदर एक प्राइसिंग टेंशन है, लेकिन जब प्रोडक्ट्स नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, जब सेल अपने आप जब बढ़ेगी, तो रेवेन्यू हमें अपने आप जो है कहीं ना कहीं अप होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद कंपनी के स्टॉक के अंदर भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके। इन सारी चीजों को मैंने क्लियर किया आपके आपके लिए। आपको फिर भी अगर कुछ जानना है तो हमें वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपका हर एक कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का यही मान जब करना चाहते, थैंक यू फ्रेंड्स।